हेलो एवरीवन, दिस इज़ रोशन हियर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की मैथ्स का चैप्टर 2। अब आप कहेंगे कि काफ़ी दिन से यही चैप्टर चल रहा है सर, कब ख़त्म होगा? तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझ लेना है, क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो आगे जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे उनको सॉल्व कैसे कर पाएंगे। और कॉन्सेप्ट यदि समझ लेते हैं तो वो क्वेश्चन जो भी हैं वो आपको काफ़ी इजी लगने वाले हैं। इसलिए आपको कॉन्सेप्ट पे पूरा फोकस करना चाहिए इस चैप्टर पे, क्योंकि 11th का संबंध और फलन समझ में आ जाता है तो आपको 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको समझने में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। इक्वेशन है x + y = 2, इसका हमको ग्राफ बनाना है। आपने इसे पढ़ा होगा 9th में या फिर 8th में पढ़ा होगा, ठीक है, या फिर 10th में पढ़ा होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो y हमको मिलेगा x - 2, ठीक है। यहाँ पे x और y क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चर। x और y क्या हैं? चर है। अब यदि हम x का मान लेते हैं, अपने से लेना है, स्वेच्छा से लेना है। मान लो हम x का मान लेते हैं -1, x का मान -1 लेते हैं तो y का मान कितना मिलने वाला है? यहाँ पे x की जगह -1 तो y का मान मिलेगा -3, ये -3 हो गया। x का मान 0 लेते हैं तो y का मान कितना मिलने वाला है? -2। x का मान 1 लेते हैं तो क्या मिलने वाला है? y का मान मिलने वाला है -1, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए कम से कम हमको 3 मान या 3 बिंदु पता होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या करते हैं, हम में से एक x और y अक्ष खींच लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारे बिंदु लिख लेते हैं 0 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3, यहाँ आ जाएगा -1 -2 -3, यहाँ आ जाएगा -1 -2 और -3। तो -1 के लिए हमको -3 मिल रहा था, मतलब हमारा पहला पॉइंट होगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरा पॉइंट होगा जब x 0 था तो y -2 था, x 0 था तो y था -2, मतलब यहाँ पास जब x 1 था तो y -1 था, 1 -1 मतलब यहाँ पास। अब ये सारे पॉइंट को मिलाते हुए जब लाइन खींचेंगे तो ये लाइन ऐसे जाएगी, ओके। तो ये हमने इसका ग्राफ प्लॉट कर दिया। अब इससे आपको क्या समझ में आया? कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखिए, यहाँ पे 2 चर थे x और y। हमने x का मान अपने से लिया है, ठीक है, और x का मान लेने पर हमको y का मान मिल रहा है। x का मान लिया तो हमको y का मान मिला, मतलब x के मान पे डिपेंड करता है y का मान। x का मान लेंगे तो ही y का मान मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि या y फलन है, y बराबर फलन है किसका? x का। y फलन है x का, मतलब y का मान x के मान पे डिपेंड करता है। x के मान को बदलने से y का मान भी बदल जाएगा, ठीक है। y इज डिपेंड ऑन x। y किस पे डिपेंड है? x पे है। y x का फलन का कॉन्सेप्ट आपके 8th 9th से ही शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे ये सिंपल सी बात थी कि y बराबर f(x), मतलब y फलन है किसका? x का है, मतलब y का मान x के मान पे डिपेंड करता है। हम ऐसा भी कहते हैं कि स्वतंत्र चर है और y परतंत्र चर है। तो यहाँ तक थोड़ी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, ओके। अब आगे चल। अब फलन को हम थोड़ी सी परिभाषा के रूप में भी पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए परिभाषा क्या है? परिभाषा एक समुच्चय A से समुच्चय B का संबंध f, क्योंकि यहाँ पे संबंध अब फलन हो चुका है इसलिए यहाँ पे f लिखा गया है। एक समुच्चय A से समुच्चय B का संबंध f एक फलन कहलाता है यदि समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का समुच्चय B में एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है, ठीक है। मतलब हमारे पास 2 सेट हैं, ठीक है, और जैसे हमारे पास 2 सेट हैं, एक सेट ये है, एक सेट ये है, 1 2 3 4 इसमें ये अवयव हैं और 5 6 7 8। तो एक का प्रतिबिंब 5 है, 2 का प्रतिबिंब 6 है, 3 का 7 है, 4 का 8 है, मतलब प्रत्येक अवयव का एक ही प्रतिबिंब होता है, तो उसे हम कहते हैं फलन। गुड, मतलब आप समझ रहे हैं, ओके।
यदि f a से b का एक फलन है, ठीक है, f a से b, a से b का है, a से b का एक फलन है तथा ए बी बिलोंग्स टू f, और ए बी किसका एलिमेंट है? देखो जो हमारा संबंध होता है उसमें अवयव कैसे होते हैं? क्रमिक युग्म के रूप में होते हैं ना, वैसे फलन भी एक संबंध है, तो ये इसका एलिमेंट है। इसका मतलब ये है कि a का जो फलन है वो b है, ठीक है, a का फलन b है, a का फलन क्या है? b है, मतलब a का प्रतिचित्र b है, a का प्रतिबिंब b है, जहाँ b को f के अंतर्गत a का प्रतिबिंब तथा a को b का पूर्व प्रतिबिंब कहते हैं। और a से b के फलन को प्रतीकात्मक रूप से हम इस तरह से दिखाते हैं, f जिसमें a टेंड्स टू b, या f फलन f a से b की ओर अग्रसर है। इंग्लिश में f इज टू a टू b, ओके, निरूपित करते हैं। तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके आगे थोड़ा सा देखते हैं, ओके। तो संबंध के बारे में हम जान चुके हैं, अब थोड़ा सा फलन के बारे में हम जानते हैं। फलन को थोड़ा सा हम क्लियर करते हैं एग्जाम्पल से। जैसे हमारे पास तीन संबंध हैं, एक संबंध है P, एक संबंध है Q, एक संबंध है R, ठीक है। संबंध P में जो एलिमेंट हैं जैसे 2 1, 3 1, 4 2, संबंध Q में है 2 2, 2 4, 3 3, 4 4, संबंध R में है 1 2, 2 3, 3 4, 4 5, 5 6 और 6 7। अब यदि इसी संबंध को हम तीर आरेख से शो करें तो कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पे क्रमित युग्म था 2 1, मतलब है 2 का प्रतिबिंब 1 है, 3 का प्रतिबिंब 1 है, 4 का प्रतिबिंब 2 है, या 2 1 से संबंधित है, 3 1 से संबंधित है, 4 2 से संबंधित है। तो इस तरह से हम एक डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 सेट हो गए, ठीक है ना। किसी भी संबंध का जो पहला घटक होता है वो सेट, मतलब किसी एक सेट का एलिमेंट होता है, और जो दूसरा अवयव होता है वो सेट, मतलब दूसरे सेट का अवयव होता है। तो हमने इसको अलग अलग कर लिया है। जैसे यहाँ पे सेट को हम इस तरह से शो करते हैं, इस तरह से 2 गोले बना लेते हैं। एक गोला ये है, दूसरा गोला ये है। पहले सेट के एलिमेंट हैं 2 3 4, 2 3 4, और दूसरे सेट में जो एलिमेंट हैं वो हैं 1 और 2। तो 2 किससे संबंधित है? 1 से, 3 किससे संबंधित है? 1 से, 4 किससे संबंधित है? 2 से। तो ये एक फलन है, ठीक है। अभी क्लियर करता हूँ क्यू में क्या है। क्यू के जो अवयव हैं 2, देखो यहाँ पे 2 बार लिया गया तो एक ही बार लेना है। तो जो सेट हमारा पहला है उसके एलिमेंट हो जाएंगे 2 3 4, और जो सेट दूसरा है उसके एलिमेंट हो जाएंगे 2 4 3, 2 4 3। 2 किससे संबंधित है? 2 से, 2 4 से भी संबंधित, 3 3 से है, 4 4 से है। ये फलन नहीं है, क्यू फलन नहीं है। ऐसे यहाँ पे हमने देखा कि 1 किससे संबंधित है? 2 से, 2 किससे है? 3 से, 3 किससे है? 4 से, 4 5 से, 5 6 से, 6 7 से। तो ये फलन है। तो ओवरऑल निष्कर्ष क्या निकल के आया? आपको क्या समझ में आया? तो संबंध और फलन में एक माइनर सा डिफरेंस होता है। संबंध में वो माइनर सा डिफरेंस क्या होता है? देखिए यहाँ पे हर एक अवयव का एक प्रतिबिंब है ना। 2 का प्रतिबिंब है 1, 3 का प्रतिबिंब है 1, 4 का प्रतिबिंब है 2, या कह सकते हैं 4 2 से संबंधित है। तो अलग अलग अवयवों का एक इमेज हमको मिल रहा है, एक प्रतिबिंब मिल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे अवयव अलग अलग हैं, लेकिन हर एक अवयव का एक प्रतिबिंब है, हर एक अवयव का प्रतिबिंब। भले यहाँ पे 2 का भी प्रतिबिंब 1 है और 3 का भी 1 है, ठीक है, तो हम इसे फलन कहेंगे। ये फलन क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे एक ही अवयव के 2 अलग अलग प्रतिबिंब हैं। यहाँ पे हर एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब है, मतलब 2 अवयवों का एक प्रतिबिंब हो सकता है, लेकिन एक ही अवयव का 2 प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। यदि एक ही अवयव के 2 प्रतिबिंब होते हैं तो वो संबंध फलन नहीं होगा। यदि एक ही अवयव के 2 प्रतिबिंब होते हैं या 2 से ज़्यादा प्रतिबिंब होते हैं तो वो संबंध फलन नहीं होगा। हाँ, कई सारे अवयवों के एक से ज़्यादा, कई सारे अवयवों का एक प्रतिबिंब हो सकता है, कई सारे अवयवों का एक प्रतिबिंब हो सकता है, वो फलन होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे है 2 और 3 का प्रतिबिंब है, और फलन के लिए ये आवश्यक है
कि हर एक अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। हर एक अवयव किसी न किसी अवयव से संबंधित होना चाहिए। हर एक इनपुट के लिए आउटपुट मिलना चाहिए, तो वो संबंध फलन कहलाता है। ओके, तो वो माइनर सा डिफरेंस क्या है? हमने देखा है कि जो संबंध होता है, संबंध में दो सेट होते हैं, मतलब दो सेट के अवयव एक दूसरे से संबंधित होते हैं किसी एक विशेष नियम से, किसी एक विशेषता से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ओवरऑल इतनी सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद हम कह सकते हैं कि फलन ही इकलौता तरीका है जिससे हम आउटपुट को कैलकुलेट कर सकते हैं। फलन से ही हमको पता चलता है आउटपुट, ठीक है। फलन से ही हम आउटपुट मतलब जैसे हमने एक एलिमेंट लिया तो उसको लेने के बाद फलन ही हमें बताता है कि आउटपुट क्या होगा, आउटपुट क्या मिलने वाला है। आउटपुट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना, फलन से ही, जो कि अलग अलग चरों के संबंध पर आधारित होता है। अलग अलग चरों के संबंध पर आधारित होता है। जैसे एग्जाम्पल मैंने जो स्टार्टिंग में लिया था, क्या लिया था, शायद x + y = 4 था, 2 था, है ना। तो ये एक फलन है। क्यों फलन है? क्योंकि जैसे ही हमने x का कोई इनपुट दिया, मतलब x का कोई मान लिया, तो उसके संगत हमको y का मान मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कह रहा है कि फलन ही इकलौता तरीका है जिससे हम, यदि ये हमारे पास नहीं होता तो हम x के मान के संगत y का मान कैसे प्राप्त करते। तो हम कह सकते हैं कि फलन ही इकलौता तरीका है जिससे हम आउटपुट को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि अलग अलग चरों के संबंध पर आधारित है। जैसे यहाँ पे हमारा फलन x और y दो चरों के संबंध पर आधारित है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि फलन का यूज़ कहाँ होता होगा। देखिए, फलन का यूज़ मैथ्स में बहुत सारी जगह होता है। मैथ्स में क्या मतलब काफ़ी सारी चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं। यदि आप फलन अच्छे से समझ लेते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं। आप कंप्यूटर साइंस में ले लीजिए, इंजीनियरिंग में ले लीजिए, और ऐसे कई सारे फील्ड हैं जो फलन से ही संबंधित हैं, ठीक है। क्योंकि हमको इनपुट वहाँ पे देना पड़ता है और आउटपुट फलन से ही हमको पता चलता है। तो मतलब मैथ्स में या फिर काफ़ी सारे फील्ड में जो कई सारी चीज़ें हैं वो फलन पे ही बेस्ड हैं, फलन पे ही आधारित है। ओके, मैथमेटिक्स में सारे इक्वेशंस फलन हैं। मैथमेटिक्स में भी जितने भी इक्वेशन हैं वो सभी हम कह सकते हैं कि फलन है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं चर के मान पे डिपेंड करते हैं, और चर के मान को जब उसमें रखा जाता है तो उसके संगत हमको कोई आउटपुट मिल जाता है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि मैथ्स के सारे इक्वेशन क्या हैं, एक फलन का काम करते हैं। तो ओवरऑल इतनी सारी डिस्कशन के बाद हम कह सकते हैं कि फलन एक नियम है, एक क्रियाओं का सेट है। फलन ही बताता है कि जैसे हम कोई इनपुट दे रहे हैं तो फलन से ही ये तय होता है कि आउटपुट क्या मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि फलन एक नियम है, एक क्रियाओं का सेट है। या मज़ेदार बात यह है कि हम फलन को एक मैजिक बॉक्स की तरह कह सकते हैं कि हमने इस मैजिक बॉक्स में कोई भी इनपुट डाला और इस मैजिक बॉक्स ने कुछ क्रिया की, और क्रिया करने के बाद हमको आउटपुट दे दिया। हमने कुछ भी इसमें डाला, इसने इस आउटपुट कुछ क्रिया की अंदर और वो आउटपुट हमको दे दिया, ठीक है। तो ये जो मैजिक बॉक्स है इसी तरह का काम करता है फलन, ठीक है। आशा करता हूँ फलन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो जब हम अभी एग्जाम्पल पढ़ेंगे और फलन के बारे में भी पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो फलन के प्रकार के बारे में होगा कि फ़लन कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से उनका ग्राफ होता है, किस तरह से उनका डोमेन होता है, परिसर होता है, मतलब प्रांत सह प्रांत होता है। तो इसके बारे में जानेंगे। तो वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ़ यू। आपको अधिक से अधिक शेयर करना है, लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपको जो भी कमेंट करना हो तो कमेंट करना है। ओके, एंड थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।